एसी में अभी तक हमने जो सर्किट्स पढ़े हैं वो सारे सर्किट्स में एलिमेंट्स सीरीज में हुआ करते थे। अब हम लोग कुछ ऐसे सर्किट्स पढ़ेंगे जिसमें कि एलिमेंट्स जो हैं वो पैरेलल में भी होंगे, है ना। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल एसी सर्किट्स। ठीक, अब इसमें कई सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, उसमें से बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे अभी, और इनको करने के बाद हमें आइडिया लग जाएगा कि कैसा भी कॉम्बिनेशन दे दिया जाए पैरेलल का, उसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक, तो जो पहला केस है इसमें देखेंगे कि अपने पास एक सोर्स दिया गया है, मान लेते हैं कि ये है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, अब तीन एलिमेंट है इसमें, एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। ठीक, तो इसमें हम लोग हालांकि करंट का डायरेक्शन तो नहीं दिखाते हैं, फिर भी हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हमें पता हो कि किस वायर में कौन सा करंट जा रहा है, बस इसलिए। तो रेजिस्टर से जो करंट जाएगा उसको हम लोग नाम दे देते हैं आई आर, जो इंडक्टर से करंट जाएगा इसको हम लोग नाम दे देते हैं आई एल, है ना, ये हो गया आई एल। और जो कैपेसिटर से करंट जाएगा वो हो जाएगा, उसको नाम देंगे आई सी, और जो बैटरी से करंट जा रहा होगा वो हो जाएगा आई। ठीक, तो जंक्शन लॉ से बैटरी से जो टोटल करंट जाएगा आई, उसको हम लोग लिखेंगे आई आर प्लस आई सी प्लस आई एल। ठीक, अब आई आर निकालना हो तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ई नॉट डिवाइडेड बाई आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, देखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैपेसिटर और इंडक्टर को भूल जाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि एक ऐसा सर्किट दिखेगा जिसमें से एक एसी बैटरी है और उसके सीरीज में एक रेजिस्टर दिख रहा होगा, ऐसे कुछ, है ना। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है रेजिस्टर के क्रॉस वो इतना ही आ रहा है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो ईएमएफ होता है और जो रेजिस्टर के क्रॉस जो करंट होता है उसमें फेज डिफरेंस होता है 0। तो जो फेज हमने लिखा है वोल्टेज का, वही फेज यहाँ पर करंट का भी होगा। ठीक, और इस सर्किट का इम्पीडेंस निकालना हो तो आर के बराबर होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग निकालेंगे कैपेसिटर के क्रॉस करंट। तो कैपेसिटर के क्रॉस निकालना हो तो हम लोग लिखेंगे ई नॉट डिवाइडेड बाई एक्स सी। एक्स सी होता है 1 बाई ओमेगा सी इंटू साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी। अब देखेंगे कि यहाँ पर ईएमएफ जो है वो ओमेगा टी है, ईएमएफ जो है वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट है वो लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। ठीक है, तो जब करंट निकालेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आएगा प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 से लीड करता है। मैं एक फेजर डायग्राम बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर कि ये है एक्स एल, ये है आर, और ये नीचे आ गया एक्स सी। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पर तो करंट में और जो रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज होता है उसमें फेज डिफरेंस होता है 0। तो यहाँ पर हमने फेज डिफरेंस 0 लिया है, मतलब ईएमएफ का फेज और करंट का फेज जो है वो इक्वल है। जबकि इंडक्टर के क्रॉस जाएंगे तो पाई बाई 2 से लीड करता है वोल्टेज, वोल्टेज यहाँ लीड करता है, और कैपेसिटर में क्या करता है, वोल्टेज लैग करता है पाई बाई 2 से, है ना। यानी कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वोल्टेज का फेज ओमेगा टी, तो करंट का फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, साथ में इसमें आई एल की वैल्यू भी लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस आई एल जो है उसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे ऐसे ई नॉट बाई
एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है, यानी करंट लैग करता है। तो जो वोल्टेज है यहाँ पर, वोल्टेज से करंट पीछे होगा, तो इसलिए माइनस पाई बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो इसको अगर एक बार में हम लोग लिखें तो आप देखेंगे कि ये टोटल करंट जो है कुछ इतना आया है, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी प्लस ई नॉट बाई एक्स सी को लिख सकते हैं 1 बाई ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर तरीके से लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस का कमी पड़ रहा है ना, तो इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं। तो ये तो पहला वाला सही है, जो रेजिस्टर के क्रॉस करंट था ये, और जो कैपेसिटर के क्रॉस करंट था उसको लिखेंगे ई नॉट बाई एक्स सी, यानी 1 बाई ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये हो गया इंडक्टर के क्रॉस करंट, ये कैपेसिटर के क्रॉस करंट और ये रेजिस्टर के क्रॉस करंट। तो बैटरी से निकालना हो तो ये तीनों का सम से निकलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा केस। दूसरे केस में आप देखेंगे, दूसरा केस हो गया, इसको मान लेते हैं केस बी। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि सिर्फ रेजिस्टर है और कैपेसिटर है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से करंट जा रहा है आई आर और यहाँ से जा रहा है आई सी। ठीक, और यहाँ से जा रहा होगा आई। वहाँ पर 3 एलिमेंट्स थे, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल करंट जब हम लोग लिखेंगे आई इज इक्वल टू, तो लिखेंगे आई आर प्लस आई सी। मान लेते हैं कि जो ईएमएफ है सोर्स का वह है ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई आर का वैल्यू लिखेंगे ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, जैसा कि पिछले केस में हमने लिखा था। और आई सी जो है वो भी पिछले वाले केस जैसा ई नॉट बाई एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, है ना। इस केस में जो है कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लैग करता है, करंट लीड करता है ना। तो वोल्टेज इतना है तो करंट जो है इससे पाई बाई 2 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये टोटल करंट यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे ये आएगा ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी प्लस ई नॉट, एक्स सी का वैल्यू 1 बाई ओमेगा सी रख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, ये आ गया इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक केस देखेंगे, थर्ड केस, जिसमें कि देखेंगे आप दो एलिमेंट्स को पेयर बना करके पैरेलल में रखा गया है ना। तो अगर ऐसा माना जाए कि जो बैटरी है यहाँ से करंट जा रहा था आई, तो ऊपर वाले रूट से करंट मान लेते हैं कि I1 है और नीचे वाले रूट से करंट I2। ठीक है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होना चाहिए।
ठीक। जब I1 की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा मान लेंगे कि ये एक सीरीज वाला सर्किट है जिसमें कि सोर्स ये जुड़ा हुआ है। ये नीचे वाले को हमें भूल जाना है, ठीक है। तो I1 की जो वैल्यू है हम लोग निकालेंगे कुछ इस तरह से। अगर इस सोर्स का इक्वेशन सपोज दिया हुआ है E नॉट साइन ओमेगा टी, तो I1 वाले रूट में लिखेंगे हम लोग E नॉट डिवाइडेड बाई Z1 साइन ओमेगा टी माइनस फाई 1, ठीक है। Z1 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर कैपेसिटर है तो 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई 1, जहाँ पर फाई 1 को हम लोग लिखेंगे इस तरह से tan इनवर्स x बाई आर, है ना। इसको हम लोग x1 चाहे तो कह सकते हैं tan इनवर्स, यहाँ पर चूँकि xl तो 0 है तो xl 0 है, xc है यहाँ पर डिवाइडेड बाई r, xl 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स xc यानी कि माइनस 1 बाई ओमेगा आर सी, ये हो जाएगा। चूँकि यहाँ माइनस साइन है इसलिए फाई 1 जो होगा वो निगेटिव में आएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर फेज जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जो भी हो हम फाई 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल करके अगर माइनस में आएगा तो माइनस में यहाँ पर रख देंगे, प्लस आएगा तो प्लस फाई 1 रखेंगे। फाई 1 की वैल्यू साइन के साथ में रखनी है इसमें, ये I1 हो गया। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि इसमें I2 की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो I2 की जब वैल्यू निकालेंगे तो I2 हो जाएगा E नॉट डिवाइडेड बाई Z2 साइन ओमेगा टी माइनस फाई 2, E नॉट डिवाइडेड बाई जो Z2 है, Z2 की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस रूट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें मानेंगे कि दो एलिमेंट्स सीरीज में है और ये बैटरी है, हम लोग ऊपर वाले को भूल जाएंगे। तो यहाँ पर जो Z2 होगा उसको लिखेंगे ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, ठीक। फिर साइन ओमेगा टी माइनस फाई 2, जहाँ पर फाई 2 का जो वैल्यू है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो पहले हम लोग थोड़ा लिखने के लिए स्पेस बनाते हैं यहाँ पर। तो फाई 2 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो जैसे यहाँ पर हमने फाई 1 का वैल्यू निकाला है इस केस में, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग tan इनवर्स जो फाई 2 की वैल्यू होगी tan इनवर्स x2 बाई आर, यानी tan इनवर्स यहाँ पर xc 0 होगा, इस रूट में xc है नहीं तो ये हो जाएगा ओमेगा एल बाई आर। तो इसमें देखेंगे फाई 2 पॉजिटिव आएगा जबकि यहाँ फाई 1 नेगेटिव आता है, यहाँ माइनस साइन है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव साइन ही रह जाएगा अल्टीमेटली, और इसमें माइनस साइन के साथ में फाई 1 को रखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा फाइनली, ठीक। जब I1 I2 निकल जाएगा तो I की जो वैल्यू है वो हम लोग लिख देंगे यहाँ से I1 प्लस I2, यानी कि E नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट, जो I1 की वैल्यू हमने निकाला था वो आया है 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई 1, जबकि I2 का वैल्यू आया है E नॉट बाई ओमेगा एल का होल स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई टू। ठीक है, तो इस तरह से इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं। एक और केस देखते हैं, केस डी है ना। डी केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर सपोज ये डी केस है, फिगर में देखेंगे कि नीचे जो है ये दो एलिमेंट्स है, यानी एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, और ऊपर वाले में सिर्फ रेजिस्टर है। तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ से करंट जा रहा है आई, यहाँ से करंट जा रहा है I1 और यहाँ से करंट जा रहा है I2। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो I आएगा उसको लिखेंगे I1 प्लस I2, जिसमें से I1 की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। पहले हम लोग EMF का इक्वेशन लिख लें। यहाँ पर EMF है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो I1 जो होगा, जब I1 की वैल्यू निकालनी होगी तो हम लोग सिर्फ इस रूट को देखेंगे और ये सोर्स देखेंगे, बीच वाला जो है ये वाला लोअर जो रूट है उसको भूल जाएंगे। तो I1 की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। तो पहले हम लोग सिर्फ I1 निकाल करके देखते हैं, है ना। तो I1 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, चूंकि रेजिस्टर में और वोल्टेज ये जो सोर्स है, रेजिस्टर में जो करंट होता है और यहाँ जो वोल्टेज होता है, दोनों में फेज डिफरेंस 0 होता है, तो यहाँ फेज हम लोग नहीं लिखेंगे। जबकि I2 निकालना होगा तो I2 निकालते टाइम हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये हो जाएगा ई नॉट डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स का मतलब हो गया यहाँ पर ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी। इसका यहाँ पर हम लोग मॉड ले लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए जेड का वैल्यू। फिर साइन ओमेगा टी, यहाँ पर प्लस माइनस पाई बाई 2 हो सकता है ना। अगर ओमेगा एल बड़ा होगा 1 बाई ओमेगा सी से तो प्लस, या तो यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 आएगा, और अगर 1 बाई ओमेगा सी बड़ा होगा ओमेगा एल से तो यहाँ पर प्लस पाई बाई 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से I2 निकल जाएगा। फिर जब हमें I1 निकालना होगा तो इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी प्लस ई नॉट बाई ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से इंस्टेंटेनियस करंट यहाँ पर बैटरी से निकाला जा सकता है। एक और केस बन सकता है, उसमें देखेंगे, ये हो गया केस ई। देखेंगे कि नीचे जो है वो एल सी आर 3 एलिमेंट हैं और ऊपर सिर्फ रजिस्टर है। तो ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ से करंट आई जा रहा है, ऊपर से करंट I1 जा रहा है और यहाँ से I2 जा रहा है। ठीक, तो जो I1 है, I1 की वैल्यू सिंपल निकालेंगे यहाँ से। जैसे बैटरी का EMF अगर ऐसा दिया हो साइन ओमेगा टी, तो I1 की वैल्यू लिखेंगे ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। इसमें सिर्फ रेजिस्टर है तो फेज डिफरेंस करंट और EMF के बीच में 0 होना चाहिए। ठीक, और बाकी जो तीसरा वाला केस है, जो मतलब कि जो लोअर सर्किट है ये वाला, इसमें करंट निकालना होगा I2, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे ई नॉट डिवाइडेड बाई जेड। जेड की जो वैल्यू होती है वो हम लोग निकालेंगे यहाँ से ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये जेड होता है। फिर साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये होता है, जहाँ पर फाई का जो वैल्यू है वो हम लोग निकालते हैं एक्स बाई आर से, है ना।
तो फाई का वैल्यू लिखेंगे tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c डिवाइडेड बाई आर। यहाँ से फाई की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर रख देंगे। ठीक, तो जो बैटरी है, बैटरी से हमें I निकालना होगा, तो I1 प्लस I2 करना पड़ेगा, यानी कि E0 बाई आर साइन ओमेगा t प्लस E0 डिवाइडेड बाई ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट इंटू साइन ओमेगा t माइनस फाई। इस तरह से निकालना पड़ेगा। ठीक, तो आपने देखा कि हमने एक से एक कई सारे पैरेलल वाले सर्किट को सोल्व किया। सोल्व करना बहुत ही आसान है। क्या करना है कि जैसे 2 रूट हो या 3 रूट हो, तो तीनों रूट में अलग अलग करंट निकालना पड़ेगा। 2 रूट हो तो दोनों में अलग अलग निकालना पड़ेगा, फिर उनको जोड़ देंगे जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो पैरेलल सर्किट से रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखेंगे कि यहाँ पर एक सर्किट दिखाया गया है जिसमें ऊपर 2 तरह के एलिमेंट हैं। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैराड, एक रेजिस्टेंस है R1 जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, और जो लोअर पार्ट है इसमें एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस है 0.5 हेनरी, एक रेजिस्टेंस है R2 जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम। ठीक, हमें एक सोर्स दिया गया है 20 वोल्ट का, यानी अगर 20 वोल्ट कहा जाता है इसका मतलब हमें RMS वैल्यू बताया गया है जिसकी सोर्स की फ्रीक्वेंसी है 100 रेडियन पर सेकेंड। हमें पता करना है कि यहाँ पर बैटरी से इंस्टेंटेनियस करंट कितना फ्लो करेगा। तो मान लेते हैं कि जो ऊपर वाला रूट है उसमें I1 करंट जा रहा है किसी इंस्टेंट पर, और लोअर वाला जो रूट है उसमें I2 करंट जा रहा है। तो हम लोग I1 और I2 दोनों बारी बारी से निकालेंगे। ठीक है, तो I1 निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक तो इम्पीडेंस चाहिए ऊपर वाले रूट में यानी कि Z1, फिर हमें चाहिए फेज डिफरेंस φ1। ठीक, तो Z1 कैसे निकालेंगे? Z1 हम लोग निकालेंगे कुछ इस तरह से। ये होता है √x² प्लस r²। तो देखेंगे कि यहाँ पर इंडक्टर तो है नहीं पहले वाले रूट में, सिर्फ कैपेसिटर है। तो हम लिखेंगे 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, है ना। तो 1/ओमेगा है 100, c दिया हुआ है 100 माइक्रोफैराड यानी 100 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक, इसका स्क्वायर प्लस रजिस्टर R1 जो है वो भी 100 ओम का है। ठीक, तो देखेंगे कि ये जो पार्ट है नीचे वाला ये भी हो जाएगा 100 स्क्वायर हो जाएगा ये कुल मिलाकर के, और ये भी 100 स्क्वायर यानी कि कुल मिलाकर के Z1 आ गया 100√2 ओम, ये ओम में आएगा। ठीक, उसके बाद जब हमें फेज डिफरेंस निकालना होगा tan φ1, तो हम लोग इसको लिखते हैं x/r1 यानी कि xl माइनस xc/r1। तो यहाँ पर xl 0 है माइनस xc जो है, xc अभी हमने यहाँ निकाला है, ये आया है 100। एक बार फिर से मैं निकाल कर दिखाता हूँ। xc का वैल्यू होता है 1/ओमेगा c, ओमेगा दिया हुआ है 100 और c दिया हुआ 100 माइक्रोफैराड, है ना। तो ये देखेंगे ये आ गया 100 ओम।
ठीक, तो वही 100 ओम यहाँ हमने रखा था, यहाँ भी 100 रखेंगे। तो XC जो है 100 है, यानी ऊपर आ गया -100 और R1 आ गया 100। ठीक है, देखें यहाँ पर R1 100 दिया हुआ है, तो कुल मिलाकर के ये हो गया -1। इसका मतलब ये हुआ कि जो φ1 है वो हो जाएगा -45 डिग्री। तो हमने φ1 निकाल लिया और साथ में यहाँ पर ये Z1 भी निकल गया है। ठीक है, ये हमने Z1 की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करी थी, वो आया है 100√2। तो इसका मतलब ये है कि अब हम लोग I1 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि जैसे यहाँ पर पहले RMS वैल्यू दिया हुआ है, अगर हमें पीक वैल्यू निकालना हो तो पीक वैल्यू निकालने के लिए √2 इंटू ERMS किया जाता है, यानी कि 20√2 ये पीक वैल्यू होगा। तो I1 की वैल्यू में पहले E0 रखेंगे और फिर Z1 रखेंगे। E0 आ गया 20√2 और Z1 है 100√2। ठीक, तो यहाँ रखेंगे E0 का वैल्यू 20√2, Z1 हो गया 100√2, फिर साइन ओमेगा इंटू T, और देखें यहाँ पर हम लोग लिखते हैं -φ1। φ1 की वैल्यू है -45 डिग्री, यानी माइनस और माइनस ये हो जाएगा +45 डिग्री। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो I1 आया ये हो गया 20/100, ये √2 कैंसिल, यानी कि 0.2 साइन 100t प्लस 45 डिग्री, ये हो गया I1। ठीक, इसके बाद अब हम लोग निकालेंगे I2। तो I2 निकालना होगा तो इसके लिए भी दो चीज़ें चाहिए, एक तो Z2 चाहिए, है ना। तो लिखेंगे E0/Z2 साइन ओमेगा t माइनस φ2। ठीक, तो अब यहाँ पर Z2 निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा एक तो X का और R का, है ना। तो देखेंगे कि यहाँ पर जो X है, चूँकि यहाँ पर सिर्फ इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे √L का होल स्क्वायर प्लस R2²। ओमेगा का वैल्यू है 100 और L का वैल्यू है 0.5, तो इसका स्क्वायर करेंगे। साथ में जो R2 है, देखें आप यहाँ पर R2 है 50 ओम, तो R2 का वैल्यू 50 ओम यहाँ पर रखेंगे। ठीक, तो Z2 का वैल्यू आ गया फाइनली 50√2 ओम, है ना, ये हो गया Z2। और हम लोग निकालेंगे यहाँ से φ2। तो φ2 का वैल्यू हम लोग लिखते हैं उसी तरह से XL माइनस XC/R2। XL है ओमेगा L और XC यहाँ पर 0 है इस रूट में। ठीक है, ये R2 हो गया। तो देखेंगे कि जो ओमेगा L है यहाँ पर, ये ओमेगा L है, ओमेगा L की वैल्यू यहाँ भी ये 50 आया है। ठीक है, तो ओमेगा L भी 50 है और R2 भी 50 है। तो इसका मतलब ये हो गया 1, यानी जो φ2 है ये हो गया +45 डिग्री। तो इस इक्वेशन में हम लोग Z2 का वैल्यू रखेंगे और φ2 का वैल्यू रखेंगे, तो करंट I2 आएगा। E0 जो है हम लोग पहले निकाल चुके हैं, 20√2 आया था। जब I1 कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने निकाला था, ये है 20√2 E0/Z2, Z2 यानी कि 50√2 साइन ओमेगा 100 है इंटू T, इस बार माइनस φ2 जो है इस बार पॉजिटिव में आया है, तो यहाँ पर वैसे ही पॉजिटिव साइन के साथ में ही रखेंगे 45। ठीक है, तो √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा। तो I2 का जो फाइनल वैल्यू आया
है ना, वो कुछ इतना आया 0.4 साइन 100t माइनस 45 डिग्री। ठीक, और I1 की जो वैल्यू आई थी वो है 0.2 साइन 100t, है ना। इसको थोड़ा क्लियर लिखते हैं, ये है 0.2 साइन 100t प्लस 45 डिग्री। तो जो सोर्स है इस सर्किट में, सोर्स से जो करंट आई जाएगा वो होगा I1 प्लस I2 के इक्वल, है ना। तो नेट करंट हम लोग लिखेंगे I1 प्लस I2, यानी कि 0.2 साइन 100t प्लस 45 डिग्री प्लस 0.2 साइन 100t, यहाँ पर 0.4 लिखेंगे हम लोग, है ना। जब हम लोग करंट I2 की वैल्यू लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 0.4 साइन 100t माइनस 45 डिग्री। अब ये दो इक्वेशन आ गए, इनको जब हमें जोड़ना होगा तो फेजर डायग्राम बना करके हम लोग देख सकते हैं। सपोज ये हमने लाइन ड्रा करी है, तो जो I1 है यहाँ पर देखेंगे कि जो I1 है वो कुछ इस तरह से है, जो कि 45 डिग्री का लीड है इसके पास वोल्टेज से, और जो I2 है ये इसके पास लैगिंग है 45 डिग्री का, है ना। ये हो गया। तो जब हमें नेट वैल्यू निकालना होगा करंट का, तो इन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, है ना। तो अगर हमें पीक वैल्यू निकालना हो, पीक वैल्यू ऑफ करंट थ्रू सोर्स, तो सोर्स से जो पीक वैल्यू करंट का फ्लो कर रहा होगा वो निकालेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर जो I1 का जो पीक वैल्यू है 0.2 है ना, तो इसको I01 कर सकते हैं, ये है 0.2, और I2 का जो पीक वैल्यू है वो है 0.4, तो इसको I02 में कह देता हूँ, ये है 0.4। तो इसका और इसका दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर का रूट, है ना। पाइथागोरस थ्योरम इसलिए लगाया जा रहा है यहाँ पर क्योंकि दोनों करंट के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आएगा 1/10 अंडर रूट 4 प्लस 16 1/10, और ये हो जाएगा √20। ठीक, तो I0 का जो वैल्यू है हम लोग इसको इतना बता सकते हैं कि ये हो जाएगा √2/10, यानी अंडर रूट ये होगा √0.2, ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो I0 जो है यानी पीक वैल्यू इतना आएगा, तो जो RMS वैल्यू आएगा वो होता है I0/√2, यानी कि देखेंगे कि √2/10 ये I0 का वैल्यू है यहाँ से, और नीचे इसमें √2 से डिवाइड करना था, √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√10, ये अप्रोक्सीमेटली 0.3 एम्पियर आएगा,
ठीक है, तो हमने यहाँ से RMS वैल्यू निकाल लिया, करंट का पीक वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें हो सकता है कि कहीं से वोल्टेज की वैल्यू पूछी जाए, तो वोल्टेज की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जो लोअर वाला रूट है यहाँ पर है ना, तो इसका करंट है 0.4 एम्पियर पीक वैल्यू का। तो इसमें अगर हम लोग निकालेंगे I2 RMS आएगा 0.4/√2 और इसमें निकालेंगे तो इसमें आएगा I1 RMS का वैल्यू आएगा 0.2/√2। अब ये RMS पता होगा दोनों रूट में, तो दोनों रूट में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, है ना। जैसे अगर हमें कहा जाए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, I1 RMS इंटू 100 करेंगे, तो ये बताएगा यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ का निकालना होगा तो I1 RMS इंटू यहाँ का जो रिएक्टेंस है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से जैसे यहाँ निकालना होगा तो यहाँ का हम लोग क्या करेंगे, I2 RMS इंटू यहाँ का जो रिएक्टेंस होगा XL। ठीक, और यहाँ पर अगर निकालना होगा तो I2 RMS इंटू यहाँ का रेजिस्टेंस जो है 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा।